प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो एमसीक्यू के संसार में हम बढ़ते हुए बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में चल रहे हैं। तो बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में हम सब 1 से लेकर 10 प्रश्न को अच्छे से समझते हुए कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 11 से लेकर 19 तक टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे? 9 प्रश्न एमसीक्यू करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए 2 प्रश्न इसमें से बनने की संभावना आपके एग्ज़ाम में होगी। तो वीडियो ध्यान से दीजिए और जितने आंसर आपको ऑलरेडी आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? यदि आपकी इस वीडियो में कुछ सुझाव देना चाहते हैं वीडियो के लिए तो आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है? प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। सही बात है। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं? देखिए, अमीनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड के क्रम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक संरचना। अच्छा, एमिनो एसिड प्रोटीन का एकलक इकाई भी होता है, ठीक है। और एमिनो एसिड जिस बंध से जुड़े होते हैं उसको पेप्टाइड बंध कहते हैं। और पेप्टाइड बंध की संख्या 1 से अधिक होती है तो पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं। जैसे एक वचन बहुवचन, तो एक रहेगा तो पेप्टाइड बंध, और बहुत से रहेगा तो पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अगला प्रश्न, डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं। ये आपको बता रहा है, प्रश्न में बताया जा रहा है कि 4 क्षार होते हैं। अच्छी बात है और होना भी चाहिए आपको जानकारी कि 4 क्षार कौन कौन से होते हैं। फिर आगे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं होता? ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होता। कौन सा होता है ये नहीं पूछा है, नहीं होता है पूछा है। इसको ध्यान में रखना है आपको। क्या क्या ऑप्शन है? एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। तो पहले मैं आंसर बता दूं फिर उसका कंसेप्ट बता दूं। तो आरएनए में कौन सा नहीं होता? थायमिन नहीं होता। अच्छा, तो क्या होता है, कैसे होता है, इसको देख लीजिए। ये डीएनए है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का आपको कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताना है। और डीएनए में एडेनिन के साथ कौन जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बंध से, 2 हाइड्रोजन बंध से कौन जुड़ा होता है? थायमिन, टी से दिखा रहे हैं। और ग्वानिन, जी के साथ सी जुड़ा होता है। कितने हाइड्रोजन बंध से? 3 हाइड्रोजन बंध से। डॉट डॉट लाइन किसको बताया जा रहा है? हाइड्रोजन बंध। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थायमिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बंध से? 2 हाइड्रोजन बंध से। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितने हाइड्रोजन बंध से? 3 हाइड्रोजन बंध से, ठीक है। ये तो हो गया डीएनए की बात। अब आरएनए में क्या है? ए के साथ क्या होगा? ए के साथ यू होगा, न कि टी होगा। ध्यान से सुनिए, समझिए। ए के साथ यू, कितने हाइड्रोजन बंध? 2 हाइड्रोजन बंध। और ग्वानिन के साथ क्या होगा? सी होगा। ये तो सेम है। कितने हाइड्रोजन बंध? 3 हाइड्रोजन बंध। लेकिन अंतर क्या है कि डीएनए में टी है, थायमिन है, और आरएनए में यू है। कौन सा? नाइट्रोजनस क्षार आरएनए में यू होता है। तो क्या नहीं होता है पूछा है तो थायमिन नहीं होता है। यदि डीएनए में पूछता कि क्या नहीं होता तो यूरेसिल नहीं होता, ठीक है। ये प्रश्न आपको मिल सकता है आगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित बी समूह के विटामिनों में से कौन सा हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है? तो आपको पता है कि जो वसा साल्बुल यानी फैट साल्बुल यानी वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। इसमें से एक बी समूह का पूछा है। तो बी में कई नाम होते हैं, B1, B2, B6, B12, ठीक है। B12 तो कौन सा संग्रहित हो सकता है? B12 हमारे शरीर में संचित हो सकता है, ठीक है। जबकि ये पानी में घुलनशील है। जो पानी में घुलनशील होते हैं वो पानी में घुलकर यानी पानी में घुलने वाले यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं घुलकर शरीर से। लेकिन विटामिन B12 शरीर में संचित हो सकता है। अच्छा, इससे खास बात एक और चीज़ है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट। अच्छा, CO और CO में दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO कैपिटल O कैपिटल, और C कैपिटल O स्मॉल, वो कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन में कई बातें याद हो गया कि विटामिन B12 संचित हो सकता है, कोबाल्ट धातु पर पाया जाता है, और CO को कैसे लिखते हैं? C कैपिटल O स्मॉल, और जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों कैपिटल होता है, ठीक है। अगला 14वां प्रश्न,
डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता। देखिए 12वें में क्या था, डीएनए आरएनए में 4 क्षार होते हैं, आरएनए में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता। जबकि यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, डीएनए में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है, तो उसके अनुसार अभी कॉन्सेप्ट में दिया तो क्या नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न, मोनोसैकराइडों की 3 चक्रीय संरचनाएं नीचे दी गई है, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इनमें से कौन सी एनोमर है, कौन सा एनोमर है। तो एनोमर होने के लिए क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। तो कौन सा जोड़ा एनोमर है, पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा। ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन है। तो पहले एनोमर को मैं आपको बता चुका हूँ कि एनोमर कैसे पहचान करते हैं। जब किसी मोनोसैकराइड में OH का कॉन्फ़िगरेशन राइट साइड या लेफ़्ट साइड हो, यानी OH का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने का कारण जो उनमें समानता होती है उसको हम एनोमर कहते हैं। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह कार्बन से लगे OH को देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये है ग्लूकोज, इसमें नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4 5 6, जो प्लस का निशान है ये कार्बन है यहाँ पर है, और इस कार्बन से क्या OH लगा हुआ है राइट साइड में, तो ये क्या है, अल्फा कार्बन। उस तरह से दूसरे में देखेंगे आप तो ये OH यहाँ पर ना होकर कहाँ है, इधर लेफ्ट में है, तो ये क्या है, बीटा है। जबकि दोनों क्या है, ग्लूकोज हैं, तो ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये आपस में कौन से कहलाएंगे, एनोमर। जबकि तीसरे में देखिए कि इसमें तो ये OH इधर आ गया, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे कार्बन का, तीसरे कार्बन का भी OH क्या है, डिफरेंट साइड में है। तो ये एनोमर ना होकर क्या है, कुछ न तो एनोमर है न एपीमर है, ये कुछ और है। तो ये कुछ नहीं है, आपका पहला और दूसरा आपस में क्या है, एनोमर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दिया है। ठीक है, हमें क्रियात्मक समूह का कार्बन से लगे OH को देखना होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, क्रियात्मक के साथ साथ ये दूसरे और तीसरे कार्बन का भी OH डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फिर से निम्नलिखित में से ग्लूकोज की कौन सी विक्रिया केवल इसकी चक्रीय संरचना के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। इनमें से कौन सी विक्रिया केवल चक्रीय संरचना के आधार पर ही स्पष्ट की जा सकती है। ओपेन, जैसे ओपेन नवी संरचना आपने देखा ना ग्लूकोज की, ये चक्रीय संरचना है। तो ग्लूकोज ये चक्रीय है क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ये क्या हो गया है, जुड़ गए हैं, 1 और 5 कार्बन जुड़े हैं, चक्रीय हो गया है। तो इसके द्वारा कौन सी एक्सप्लेन की जा सकती है केवल, तो इसमें से कौन सा दिया है ऑप्शन, ग्लूकोज पेंटासीटेट चक्रीय ओपेन द्वारा की जा सकती है। ग्लूकोज हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया ऑक्सीजन देता है, ये ओपेन द्वारा की जा सकती है। ग्लूकोज का पेंटासीटेट हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया नहीं करता, ये चक्रीय द्वारा ही केवल की जा सकती है, ओपेन चयन द्वारा नहीं। रेखीय संरचना द्वारा इस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। और जबकि चौथा वाला की जा सकती है, ग्लूकोज नाइट्रिक अम्ल द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये रेखी द्वारा हो सकता है, रेखी द्वारा हो सकता है, रेखी द्वारा, लेकिन ये रेखी द्वारा नहीं हो सकता, केवल चक्र द्वारा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कुछ यौगिकों के ध्रुवण घूर्णन उनकी संरचनाओं सहित नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसका विन्यास डी है। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको क्या करना है, डी और एल छांटना है, डी कॉन्फ़िगरेशन और एल। देखिए स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब कुछ अलग होता है, यहाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी यानी ऑप्टिकल रोटेशन को बताता है। ठीक है, एल फॉर लीवो, डी फॉर डेक्स्ट्रो, जबकि कैपिटल डी और कैपिटल एल ये घूर्णन को बता रहा है। ठीक है, और घूर्णन को पहचान करने के लिए हम डी और एल किससे तुलना करते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो जब ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड का हम कैसे तुलना करते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड आइडियल मानते हैं, उससे तुलना करते हैं। जब सेकेंड लास्ट कार्बन, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, मान लीजिए 3 कार्बन है, 1 2 3, तो सेकेंड लास्ट कौन हो गया, दूसरे कार्बन का OH किधर है, राइट में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल डी। यदि लेफ्ट में होता तो क्या बोलते हैं, लेफ्ट में होता तो हम उसको कैपिटल एल बोलते हैं, राइट में है तो डी, लेफ्ट में है तो कैपिटल एल। तो यहाँ पर डी क्यों बोला गया, क्योंकि राइट में है। और
इसको हम आइडियल मानते हुए इसको हम तुलना करते हैं। तो इसकी देखिए, इसकी तुलना कर रहे हैं ग्लूकोज के सेकेंड लास्ट कार्बन पाँचवा होगा, तो पाँचवें कार्बन का OH किधर है, राइट में, तो ये क्या है, डी कॉन्फ़िगरेशन या डी ग्लूकोज है। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा गया कि कौन कौन डी ग्लूकोज है। तो देखिए इसमें ये इधर राइट में है तो ये डी है, ये राइट में है डी है, ये राइट में है डी है। हमें किसको देखना है, सेकेंड लास्ट कार्बन के OH को किधर है उसका कॉन्फ़िगरेशन, यदि राइट में है तो डी, लेफ्ट में है तो एल। तो यहाँ तीनों में ही क्या है, डी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है। ये कैप तीनों के तीनों डी कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, डी विन्यास वाले। अगला प्रश्न 18वां, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बने एक डाइसैकेराइड की संरचना नीचे दी गई है। इसकी मोनोसैकेराइड इकाइयों में एनोमेरिक कार्बन को पहचानिए। फिर से देखिए एनोमेरिक आ गया। एनोमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि एनोमर में क्या डिफरेंट होता है कि क्रियात्मक समूह कार्बन से OH का कॉन्फ़िगरेशन बदलाव के कारण जो आपस में समझौता प्रदर्शित करते हैं उसको एनोमर कहते हैं। हालांकि ये समझौता तो नहीं है, लेकिन OH का कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो उनमें समानता पाई जाती है उसको हम एनोमर कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए ग्लूकोज का A और फ्रक्टोज का B आपस में क्या है, एनोमर है। कैसे, तो आप जानते होंगे ग्लूकोज का ये पहला वाला क्रियात्मक समूह रखता है, जबकि फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन क्रियात्मक समूह रखता है। तो इसका ये क्या रहा होगा, OH किधर होगा, इसका नीचे है, लेकिन ये उल्टा साइड में बनाया गया है, इसलिए क्या है, ये बीटा है। और इसका ग्लूकोज का क्या है, ये इधर वाला, इधर OH नीचे रहा होगा, तो ये क्या है, अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा है और इसका बीटा है। ठीक है, तो ये एनोमेरिक कार्बन रखते हैं। तो इसका ग्लूकोज का A, फ्रक्टोज का B आपस में या कौन सा कार्बन रखते हैं, एनोमेरिक कार्बन रखते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया है, ये ऑप्शन नंबर देखिए 3 में दिया है। A का ग्लूकोज का A कार्बन और फ्रक्टोज का B कार्बन क्या है, एनोमेरिक कार्बन रखते हैं। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन मतलब यदि OH को नीचे रख देते हैं तो ये फ्रक्टोज के केस में बीटा है, क्योंकि ये इधर न बनाकर उल्टा बनाया है। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड में होता है तो नीचे होता है तो अल्फ़ा, ऊपर होता है तो बीटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 19वां लास्ट प्रश्न, नीचे 3 संरचनाएं क्या है, नीचे 3 संरचनाएं दी गई हैं जिनमें से 2 ग्लूकोज इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हुई हैं, 2 ग्लूकोज इकाइयाँ जुड़ी हैं। ग्लूकोज इकाइयों के मध्य बने इनमें से कौन से आबंध C1 C4 क्या है, C1 C4 के मध्य है, और कौन से C1 C6 के मध्य है। यानी 2 प्रकार के बंध होते हैं, C1 C4 C1 C6। तो आपको ये छांटना है। तो आपको याद होगा कि पेक्टिन में, एमाइलोपेक्टिन में C1 C4 भी होता है, C1 C6 भी होता है। तो यहाँ पर किसकी संरचना में क्या है, C1 C4 और C1 C6 है। तो ये आप देखेंगे 20 A में देखिए, पहले A में देखिए, A में इसका ग्लूकोज का 1 और इसका इस ग्लूकोज का 4, तो C1 C4 है। A में क्या है, C1 C4 है। चलिए अब B में देखिए, B में इसका क्या है, 1 2 3 4 5 6 और इसका 1 6 किस में है, B में क्या है, C1 C6 है। और C में देखिए, C में आपका हो जाएगा, इसका 1 है, इसका 4 है। तो C1 C4 A और C में है, जबकि B में C1 C6 है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ये ऑप्शन नंबर देखिए, A और C1 C4 के मध्य है, और B में क्या है, C1 C6 के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए C1 C4 किस में है, A और C में है, सही बात है। B में क्या है, C1 C6 के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट के साथ सीखना है। बायोमॉलिक्यूल आपके लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बायोमॉलिक्यूल से बने हैं, उसी के कारण हम जीवित हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।